हेलो बच्चों, आज फिर से हम भारतीय नगरों के कार्यात्मक एवं पदानुक्रमिक प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे। मेरा पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको कार्यात्मक प्रतिरूप के बारे में बताया था। अब हम पदानुक्रमिक प्रतिरूप के बारे में बात करते हैं। तो नगरों का जो वितरण होता है वो इस प्रकार से होता है कि छोटे नगर संख्या में ज़्यादा होते हैं और बड़े नगर कम होते हैं। अब इनमें कार्यों की संरचना के आधार पर पदानुक्रम मतलब अलग अलग स्तर सेट किए जाते हैं। अब इसमें आपका जैसे संरचनात्मक पदानुक्रम क्या है, तो वो कैसे होगा कि संपूर्ण विश्व के जो शहरीकरण है उनका एक महत्वपूर्ण नगर प्रणाली के भीतर बड़े और छोटे शहरों में विकास का जो असमान प्रतिरूप है वो मौजूद होता है। और इसमें नगर प्रणाली के अंतर्गत जैसे कुछ बड़े नगर, कुछ छोटे कस्बे, ये जुड़कर एक होते हैं। और ये जुड़कर जैसे नगरों की कुल शहरी जनसंख्या जो होगी वो अपेक्षाकृत बड़ी होगी, जबकि जो संख्या में अधिक होने के बावजूद छोटे नगर जो हैं वो कुल शहरी जनसंख्या की अपेक्षाकृत अल्प भागीदारी निभाते हुए दिखाई देंगे। यानी बहुत सारे छोटे नगर मिलकर एक महानगर का से ज़्यादा जनसंख्या हो सकती है, लेकिन महानगर में जो व्यापारिक या जो कार्य दिखाई देते हैं, कार्यात्मक जो रूप दिखाई देता है वो उन सारों को मिलाकर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक, वहाँ पर महत्वपूर्ण सेवाएं जो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं वो सारे कार्य शहर में अधिकांशतः होते रहते हैं। और जो छोटे नगर और कस्बे हैं उनको उन सब कामों के लिए उस बड़े शहर में आना पड़ता है। तो ये आपका संरचनात्मक है कि बड़े नगर में की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है कि जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण कार्य उस बड़े शहर में ही होते हैं। छोटे गांव में जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल 12th तक के स्कूल गांव में होते हैं, लेकिन उसके बाद जब उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को जाना होता है तो वो एक बड़े नगर में, फिर उससे भी अधिक उच्च शिक्षा जैसे कि बच्चे रिसर्च करते हैं, कॉलेज एजुकेशन पूरी करने के बाद बच्चों को रिसर्च फील्ड में जाना है तो फिर वो वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पढ़ाई से के संबंध में और ज़्यादा अधिक सुविधाएं उनको वहाँ पर प्राप्त होती है। तो संरचनात्मक पदानुक्रम जो है वो इसी तरह का होता है कि आपके जो नगर 1 लाख तक की जनसंख्या वाले तो प्रथम श्रेणी के नगर हो जाते हैं, मध्यम नगर, और इन नगरों में 1/4 से भी अधिक जनसंख्या जो होती है वो शहरी जनसंख्या होती है। देखो इसमें आपको अलग अलग वो दिए हैं कि प्रथम तो दे दिया 1 लाख तक, फिर उसके बाद हो गए द्वितीयक या तृतीयक यानी मध्यम, फिर 1/4 से अधिक शहरी जो जनसंख्या निवास करती है, और चतुर्थ और पंचम श्रेणी जो है उनमें शहरों की जनसंख्या का 48% भाग रहता है। यानी शहरी जनसंख्या के 105% भाग का प्रतिनिधित्व जो है वो प्रथम से लेकर पंचम वर्ग तक के नगर करते हैं। अब इसमें इसका कार्यात्मक पदानुक्रम कैसा होगा कि इनका अपना होता है। जैसे प्रशासन की दृष्टि से सबसे निचले स्तर पर जो राजस्व प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, वो आपके जैसे सबसे पहले हो गया आपके शहर में, उसके बाद पंचायत संघ, विकास खंड, तहसील, जिला, इनका स्थान आता है सर्वप्रथम। फिर नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सरकारी विभाग, ये सब होते हैं। उसके बाद आपका जिला मुख्यालय से ऊपर राज्य की राजधानी होती है, जहाँ राज्यपाल, राज्य विधायिका और उच्च न्यायालय, सचिवालय इत्यादि होते हैं। तो ये
जो कार्यात्मक प्रदान वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय के अनुरूप चलता है। तो प्राथमिक व्यवसाय में जो गांव के लोग होते हैं वो जैसे लकड़ी काटना, वृक्षों को पशुपालन, चरागाह के रूप में अपना बिजनेस करना, जुलाहा का हाथों से कपड़े बनाना, कुम्हार का मिट्टी के बर्तन गढ़ना, ये सब प्राथमिक व्यवसाय में। द्वितीयक व्यवसाय में शुरू होते हैं छोटे छोटे लघु उद्योग, लघु मध्यम उद्योग जो होते हैं। तृतीयक व्यवसाय में आप बड़े उद्योग आ जाते हैं। और चतुर्थ प्रकार की सेवाएं जो होती हैं वो ये शासन प्रशासन से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती हैं, जिसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका ये राष्ट्रपति भवन, संघीय सचिवालय, है ना, न्यायालय, ये सारे जो कार्य होते हैं ये कार्यात्मक पदानुक्रम इस तरह से होता है। फिर नगर क्षेत्र, एक नगर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो एक नगर से कार्यात्मक संपर्क रखता है। और ये संपर्क जो है रोजगार, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों से संबंधित हो सकता है। अब इन संपर्कों में मजबूती मुख्यतः परिवहन की लागत, यात्रा में लगने वाले समय पर निर्भर होती है। और इनका जो संपर्क शहरों के साथ होता है वो स्पर्धात्मक भी होता है और उसी पर निर्भर करता है। अब एक क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे मुख्य नगर, उसके होने वाले अभिगमक यातायात को नाप कर करते हैं, या नगर क्षेत्र की सीमाएं मुख्यतः परिवहन मार्गों के आसपास रह जाती हैं, जबकि परिवहन की कमी वाले भागों में सिमट जाती हैं। वही वहाँ फैली हुई और बहुत ज़्यादा मिलेंगी बड़े शहरों में, और छोटे में वो थोड़ा सा सिमटी हुई और सिंगल रूट मिलेगी। फिर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के आवासीय ठिकानों, कार्यालयों और मुख्य इमारतों व स्थलों की पहचान उसका मानचित्रण करके किया जाता है। विद्यार्थियों, व्यापारियों, बाहरी मरीजों के आवासीय पते जो होते हैं एकत्रित करके उनका मानचित्रण किया जाता है। तो शहर में जैसे माल की आपूर्ति करने वाले, शहर से आने जाने वाले, माल को स्वीकार करने वाले स्थानों को चिन्हित किया जाता है। और आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिकर्ताओं की उभयनिष्ठता के कारण दो नगरों की सीमाएं अधिव्याप्त हो सकती हैं। अब एक नगर क्षेत्र की सीमा समय के साथ परिवर्तित हो सकती है, जैसे रेलवे लाइन की स्थापना या तीव्रतर बस मार्ग का निर्माण नगर क्षेत्र की सीमाओं को विस्तार दे सकता है, क्योंकि उस स्थिति में अधिक संख्या में लोग उस क्षेत्र की ओर मूव करेंगे, प्रवासन करेंगे। एक नगर तथा उस पर आधारित क्षेत्र की ज़रूरतों के नियोजन में नगर क्षेत्र की सीमाओं की पहचान सहायक सिद्ध होती है। उसके बाद ग्रामीण शहरी विच्छेद सीमा, और इसको कैसे हम वो करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल सी चीज़ है कि यहाँ तक तो शहर है और फिर इसके बाद यहाँ से गांव शुरू हो गया। तो ये जो होती है, तो जनसंख्या को रोजगार संरचना से मापा जाता है। फिर उसके बाद गैर कृषि गतिविधियों से माना जाता है, और उसके पश्चात इसको ग्रामीण शहरी विच्छेद सीमा को जो ग्रामीण और शहरी विशेषताएं आपस में गुंथ जाती हैं, जैसे फलों सब्जियों की खेती ग्रामीण लोग जो करते हैं वो आपके शहर में कच्चे रूप में आती हैं। जितना भी प्रोडक्शन होता है वो आपके शहर के कारखानों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार यह क्षेत्र एक शहरी ग्रामीण स्थिरांक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि शहरी विकास जो है वो मध्यम गति दिखाई देती है और ग्रामीण विकास जो होता है वो आपको तीव्र दिखाई देता है। अब मुख्य शहर के जो लोग होते हैं वो इस विच्छेद सीमा की क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन का
लाभ उठाया जा सकता है। भारतीय नगरों की जो आंतरिक संरचना होती है वो आपके भारत के बड़े आकार वाले नगरों की संख्या में तेजी से विकास हो रहा है और लगातार जो महानगरों की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इसके कारण यहाँ भारतीय नगर जो हैं विभिन्न तरह की इमारतों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, यानी मल्टी स्टोरी, अपने ओन घर, फिर आपके पर्यटन के ऐतिहासिक स्थल, सारी कुछ चीज़ें आपको बड़े महानगरों में देखने को मिलती है। जैसे प्राचीन किले, महल, धार्मिक स्थल, ये चारों नगर का विकास इनके हुआ है। और भारत में इनको बहुत मान्यताएं भी प्राप्त हैं, क्योंकि जैसे बड़े शहरों का विकास ही किसी एक मंदिर के नाम पर या किसी एक पर्यटन स्थल के नाम पर हो जाता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने तिरुपति जी और हरिद्वार और इन सब जगहों के बारे में बताया था। तो यहाँ का जो यहाँ गलियाँ और सड़कें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सकड़ी सकड़ी और बहुत ज़्यादा होती हैं। और प्राचीन जो शहर बसे थे उनमें परिवहन के हिसाब से उस समय इतना नहीं सोचा गया था कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ प्रत्येक व्यक्तियों के पास होगी। तो आप देखिए कि वो शहरों में सड़कों की चौड़ाई जो कम है उसकी परेशानी अब प्रत्येक व्यक्ति को महसूस होने लगी है। अब यहाँ व्यापारी जैसे बाहर से आते हैं तो उनके ठहरने का, खाने का भी, तो फिर होटल व्यवसाय शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर चूँकि किस तरह से यहाँ पर कॉलोनियाँ बसती हैं, तो जो कॉलोनियाँ हैं वो इस प्रकार से बसाई जाती हैं कि जहाँ स्कूल, डाकखाना, आपका अस्पताल, ऐसी सेवाएं जहाँ उपलब्ध होती हैं उसके आसपास घर बनने शुरू होते हैं। और ये एक निश्चित सिस्टम में बनते हैं, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कोई घर बन गया। बाकायदा सारी परिवहन मार्गों को जोड़ते हुए, ताकि कहीं कोई आदमी अटके नहीं, जिधर से भी निकल सकता है वो निकल जाए। तो बड़े शहरों का जो निर्माण होता है वो बहुत सिस्टमेटिक और नक्शे के अनुरूप होता है। फिर इसका जैसे नवीनतम विकास देखें तो नवीनतम विकास जो है वो रेल मार्गों की तुलना में सड़क परिवहन का तेज़ी से विकास देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जितने भी बस सेवाएं जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं, हर क्षेत्र को जोड़ते हुए चलती हैं, छोटे छोटे गांव तक भी बसें पहुंच जाती है। जबकि ट्रेन का ऐसा नहीं है। ट्रेन के लिए एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत, एक नक्शे के अंतर्गत उनको डाले जाता है रेलवे लाइंस को। तो रेलवे जो है वो छोटे छोटे गाँव को अटैच नहीं करती है, लेकिन सड़क परिवहन जो है वो छोटे छोटे गाँव से भी जुड़ा रहता है। तो जितने भी प्रतिदिन आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए सड़क परिवहन ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे एरियाज़ में उनके थ्रू जा सकते हैं। फिर जैसे कि नगर विकास में अनियोजित अगर हो है तो फिर उसमें क्या होता है कि सार्वजनिक परिवहन में सुधार के साथ साथ शहर देश में विस्तार करता है। इसमें नगर का विस्तार क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के संदर्भ में होता है। जैसे अनियोजित नगर विकास के कारण गांव से शहरों की ओर और साथ ही छोटे कस्बों में बड़े नगरों की ओर प्रवास जनसंख्या में वृद्धि दिखाई देती है। और अनियोजित नगर में विकास की अवधारणा की महत्व रहती है, विशेष रूप से जैसा कि बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी समस्या विकासशील देशों में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ग्रीन बेल्ट का निर्माण करके अनियोजित नगर विकास को रोका जा सकता है। जब अनियोजित विकास होता है तो कृषि योग्य भूमि में स्वाभाविक रूप से कमी आती है। गरीबी, अपराध और शहरीकरण से जुड़े अन्य मामलों में वृद्धि होने लगती है। विशेष रूप से झुग्गी बस्तियों का विस्तार, पर्यावरणीय ह्रास। भारत में अनियोजित नगर विकास मेट्रोपॉलिटन नगरों के साथ जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश के गांव और कस्बों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
अनियोजित नगर विकास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, कानपुर, इलाहाबाद और अन्य बड़े शहरों के आसपास देखा जा सकता है। ये आप लोगों को सिर्फ नगरीय विकास की अवधारणा को बताना था। जिस तरह से ग्रामीण अधिवासों वाली बात थी, उस तरह से ही अब नगरीय अधिवासों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। निर्माण सामग्री के बारे में बात करेंगे अगले उसमें। ये सिर्फ आपको नगरों के बसाव क्षेत्र के बारे में बताना था। तो ये 2 वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप इसको देखें, समझें, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।